अब ये तो आपने सही कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मतलब नरसंहार हो गया, खून की नदी बह गई है, तो गांधी जी की आत्मा को भी कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंची ही होगी। और मैं दर्शकों को इस घटना की पृष्ठभूमि संक्षेप में बताऊं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है देवरिया जिला, है ना। वहाँ एक थाना क्षेत्र है रुद्रपुर कोतवाली। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव है फतेहपुर। तो उस गांव में कई साल से जमीनी विवाद चला रहा था 2 पक्षों के बीच। एक पक्ष प्रेमचंद यादव का था, दूसरा पक्ष सत्यप्रकाश दुबे का था। और ये जो प्रेमचंद यादव है, इसकी आसपास के इलाके में एक दबंग वाली छवि थी, कुछ जिला पार्षद सब रह चुका था, एक दबंग वाली छवि थी। तो इसने कुछ साल पहले सत्यप्रकाश दुबे के भाई से, साधु दुबे से कुछ ज़मीन अपने नाम लिखवा भी ली थी, जबकि अभी दुबे भाइयों का ठीक से ज़मीन का बंटवारा हुआ भी नहीं था। लेकिन इसने अपने मतलब आप कह सकते हैं बाहुबल के बल पर, वर्चस्व के बल पर इसने ऐसा कर लिया था। अभी 2 अक्टूबर को जो घटना हुई, उसमें सुबह सुबह ये प्रेमचंद यादव पहुंचा सत्यप्रकाश दुबे के पास, और सड़क पर ही इन लोग का लगता है कुछ बातचीत हुई, झगड़ा हुआ कुछ, और उसके बाद प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसके जो समर्थक हैं, उसके जो और गुंडे जो हैं उसके गिरोह के, वो आ जाते हैं और एक तरह से उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार का सफाया कर दिया। उसमें सत्यप्रकाश दुबे का खून हो गया, उसकी पत्नी का खून हो गया, 2 लड़कियों का खून हो गया, एक 2 बच्चे परिवार में बचे। तो देखिए होता क्या कि 5 या उससे ज़्यादा लोगों की यदि एक साथ हत्या होती है तो उसको नरसंहार कहते हैं, इंग्लिश में जिसको मैसेकर कहते हैं। तो इसलिए इसको पूरा देश देवरिया नरसंहार के नाम से जान रहा है। अब देखिए इसके कई पहलू हैं इस विवाद के। एक तो देखिए ज़मीनी विवाद है, और माना जाता है कि ज़मीनी विवाद जो होता है वो हिंसा का एक बहुत पुराना कारण होता है। पूरी जो महाभारत की लड़ाई थी, आपको याद होगा दर्शकों को, कि वो ज़मीनी विवाद ही था। पांडवों ने कहा कौरवों से कि हमें 5 गांव दे दो, हम लोग चैन से रहेंगे। दुर्योधन ने कहा कि हम सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। और भूमि विवाद में पूरे कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो गई, 18 दिन तक महाभारत चला और उसमें पूरा खून की नदियां बही। तो ये जो जड़ जोरू जमीन वाला मामला होता है, ये बहुत पुराना है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती तो मैं मानता हूँ स्थानीय थाना की, है ना, क्योंकि लोकल लेवल पर जो भी स्थानीय थाना होगा उसको तो ये पहले से मालूम होगा कि दोनों पक्ष में तनातनी चल रही है। थाना क्षेत्र तो कोई बहुत बड़ा नहीं होता है कि खबर ही नहीं किसी को है। जबकि उसके पहले जो सत्य प्रकाश दुबे था, उसने बहुत जगह आवेदन भी दिए थे तहसीलदार को, और बहुत जगह उसने आवेदन दिए हुए थे, अपनी जान पर खतरा बताया था। तो थाने वाले तो अपना कुंभकर्णी निद्रा में थे। दूसरी कितनी बड़ी गलती है, मान लीजिए इसकी हत्या हो गई प्रेमचंद यादव की, और उसके तुरंत बाद यदि थाना पहुंच जाती, तुरंत बाद पुलिस पहुंच जाती, वहाँ पर बिल्कुल छावनी बना दिया जाता, तो फिर उसके बदला में जो इतने लोग जो मारे गए वो नहीं हो पाता, एक ही हत्या तक बात रुक जाती, वो भी नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी गलती यदि इसमें पूरे प्रकरण में बोलेंगे तो वो स्थानीय थाना की हुई। अब गलती 2 तरीके से होती सकती है। एक तो लापरवाही कि स्थानीय थाना ने इसको गंभीरता से लिया ही नहीं कि अच्छा चल रहा है अपना मस्त रहो। दूसरी गलती जो होती है उसको गलती नहीं कहेंगे, वो भ्रष्टाचार है, कि थाना लेवल पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है या हर स्तर पर, कि मान लीजिए जो दबंग व्यक्ति है, वो रसूखदार व्यक्ति है इलाके का, वो थाना को पैसे से मैनेज कर लेता है ना, कि ठीक है हम जो करते हैं करें, थाना अपना मुख्य दर्शक बना रहे, थाना वाले पहुँचे ही नहीं, हमको पहले खून खराबा कर लेने दो, जब सांप भाग जाए तब लाठी पीटने पहुँचती है पुलिस। तो एक वो भी इसका पहलू हो सकता है, मतलब लापरवाही और भ्रष्टाचार दोनों इसके पहलू हो सकते हैं। और तीसरी बात आपने की योगी मॉडल की, वो तो खैर फालतू बात है, मैं तो कभी नहीं मानता। वो तो जो गोदी मीडिया है, जिसमें भाजपा के बहुत सारे दलाल पत्रकार शामिल हैं, उन लोगों ने एक मतलब भौकाल बना दिया है कि योगी आदित्यनाथ हैं तो बहुत कड़े हैं, बुलडोजर बाबा फलना चिलना। मैं आपको दर्शकों को कुछ याद दिलाता हूँ, कुछ हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कैसे बड़े बड़े कांड हुए हैं। लखीमपुर खीरी आपको याद होगा, 2-3 साल पहले लखीमपुर खीरी में किसानों का आंदोलन चल रहा था। केंद्रीय मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, उसका बेटा है आशीष मिश्रा मोनू, उसने अपनी जीप जो थी वो किसानों पर चढ़ा दी जाके, 4-5 लोग उसमें मारे गए, है ना। लखीमपुर खीरी नरसंहार बहुत चर्चित रहा था, आज भी लोग उसको याद करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही हाथरस रेप केस आपको याद होगा, एक लड़की का रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, फिर पुलिस ने उसकी बॉडी को एकदम आधी रात में जला दिया। एक केरल के पत्रकार थे सिद्दीक कप्पन, वो उसको कवर करने जा रहे थे, पुलिस ने उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया, वो बेचारे 2.5 साल बाद अभी जेल से छूटे। या फिर यूपी में ही आपको उन्नाव रेप केस याद होगा, जिसमें भाजपा के ही विधायक था ये कुलदीप सिंह सेंगर, उसने रेप किया था और उसके बाद कितना हंगामा हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर उसको कुछ उम्र कैद सबकी सज़ा मिली। तो उत्तर प्रदेश में देखिए आज की क्या स्थिति है
कि जो योगी आदित्यनाथ है, जिसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, तो वो ठाकुरवाद का बिल्कुल नंगा नाच कर रहा है। और जो उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर यानी जो राजपूत अपराधी हैं, उनको खुल्लम खुल्ला मतलब पुलिस का और प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है। और जो लोग बाकी जाति के हैं या जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके साथ वही हो रहा है जो अभी देवरिया में हुआ है। इससे योगी मॉडल की बात की तो पूरी कलई देवरिया नरसंहार से ही उतर गई है। जी, सवाल ये भी उठता है कि अभी जो नरसंहार हुआ है उसमें यादव और ब्राह्मण परिवार को दिखाया जा रहा है। यादव ब्राह्मण जो है आमने सामने हो गए हैं। यादव परिवार के लोग जो हैं उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या की है। तो अब इसको एक जातीय रंजिश भी मतलब एक जातीय रंग दी जा रही है। तो सर इसको लेकर क्या करना चाहेंगे? उधर अखिलेश यादव का जो है ट्वीट आता है कि इस हत्याकांड में बहुत सारे लोग शामिल हैं। इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग के देश में इतना ज़्यादा जो मतलब ये हो गया है, एक जातिवाद फैल गया है। ये है कि कोई भी कांड होता है तो उसको लोग इसी चश्मे से देखने लगते हैं, है ना, कि जातीय चश्मे से या सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं। अब ये बात हो गई। कुछ तो ऐसे मैंने विश्लेषकों को सुना है जो कह रहे हैं कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुई उसका ही असर है। तो ऐसी बातें हो रही है और इसको जातीय रंग भी दिया जाता है क्योंकि वोट बैंक वाली राजनीति होती है। आपने अखिलेश यादव की बात की। अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है उसका एक मुख्य वोट बैंक यादव वोट बैंक है। और ये जो प्रेमचंद यादव है ये उसी काल की समझिए उपज आप उसको कह सकते हैं। उसी काल में वो दबंगई में आया। तो ये सब तो होता ही है, लेकिन इस पर्टिकुलर घटना को मैं नहीं समझता हूँ कि इसको जातीय रंग देना चाहिए। ये सिर्फ एक लोकल लेवल पर एक ज़मीनी विवाद था, है ना। संयोग से एक पक्ष ब्राह्मण था, दूसरा पक्ष यादव था और थाने की निकम्मेपन की वजह से ये इतना बड़ा नरसंहार हो गया जिसको रोका जा सकता था यदि थाना थोड़ा भी मतलब प्रिवेंटिव काम करता तो। एक सवाल बनता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन यह बड़ा नरसंहार एक गांव में होता है, निर्मम हत्याएं की जाती हैं, लेकिन एक भी वीडियो फुटेज सामने नहीं आया है। और पुलिस जो है हत्या के बाद पहुंचती है और किसी प्रकार का वीडियो सामने नहीं आया, ना किसी ने वीडियो बनाया है। ऐसी तमाम चीज़ें जो नहीं हुई हैं, इसको किस प्रकार देख रहे हैं? अब ये तो सही कहा आपने कि सोशल मीडिया का ज़माना, आजकल तो हर के कैमरे में मोबाइल है। यहाँ तक अभी मैंने लखीमपुर खीरी की चर्चा की, उसमें भी आशीष मिश्रा मोनू यदि गिरफ्तार हुआ तो वो वीडियो फुटेज की वजह से बना, क्योंकि उसका गाड़ी पर लेके चलाते हुए वीडियो आ गया था। नहीं तो वो तो खंडन कर रहा था कि मैं वहाँ था ही नहीं। ये सही बात है। अब इसमें तो 2-3 बातें हो सकती है कि मोबाइल तो सबके पास है, सबके मोबाइल में कैमरा भी रहता है। अब हो सकता है कि आसपास के लोग इतना दहशत में आ गए हों जब नरसंहार हो रहा हो या खून खराबा कि सब अपनी अपनी जान बचा के भागे हों। वीडियो करने का मतलब किसी को हिम्मत नहीं रही हो। तो जैसे कि मणिपुर की घटना का वीडियो बना लिया गया तो उससे तो पूरे देश में बहुत हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो का स्वतः संज्ञान दिया। तो यदि वीडियो तो बच जाता, सही कहा आपने कि उससे तो एक बहुत बड़ा वो एक सबूत हो जाता है, एक अकाट्य सबूत हो जाता है। यदि कोई कहीं से भी छिप के बना लेता तो हो सकता है, लेकिन अभी इसमें यदि नहीं बना तो नहीं बना। ये ऐसा भी हो सकता है कि अभी वीडियो नहीं मतलब वायरल हुआ हो, जिसने बनाया वो कहीं डर के छिपा हो सकता है 10 दिन बाद। जैसे मणिपुर का वीडियो 2-4 महीना बाद वायरल हुआ था। हो सकता है ये 2 अक्टूबर की घटना है, आज 7 अक्टूबर है, हो सकता है 10 दिन बाद 15 दिन बाद वीडियो कहीं से निकले। अभी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। जी, खबर ये आ रही है कि प्रेम यादव के घर को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। तो सवाल ये उठता है सर कि क्या बुलडोजर से घर तोड़ने के बाद नरसंहार रुक जाएगा? नहीं, देखिए ये सब नौटंकी होती है। बुलडोजर क्या होता है ना, ये सब बेसिकली नौटंकी होती है। और फिर बुलडोजर चलेगा, फिर जो गोदी मीडिया वाले हैं सुबह से शाम तक दिखाएंगे कि बुलडोजर यूपी में, बुलडोजर बाबा। यूपी में क्या हालत है आपने देखा होगा। अतीक अहमद, मैं ये नहीं कह रहा कि अतीक अहमद कोई सज्जन था, माफिया डॉन था, लेकिन अतीक अहमद मीडिया से बात कर रहा है और उसके अंदर घुस के मीडिया कर्मियों के रूप में लोगों ने उसको गोली मार दी और उसके भाई को गोली मार दी, है ना। ये तो बताता है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का इकबाल है एकदम खत्म हो गया। तो इतना वो दुस्साहस कर रहे हैं कि जब मीडिया से बात करा, इतना कैमरा के सामने, इतना माइक के सामने अतीक अहमद और उसके भाई को जाके मार डाला गया। तो मतलब ये दिखाता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। तो बुलडोजर वगैरह तो देखिए एक मतलब मैं तो इसको विशुद्ध ड्रामाबाजी मानता हूँ, नौटंकी मानता हूँ, है ना। यूपी का सबसे बड़ा अपराधी एक राजा भैया, उसको कुंडा का गुंडा कहा जाता है, बहुत खूंखार क्रिमिनल है। लेकिन चूंकि वो आदित्यनाथ की ही जाति का है, ठाकुर है, इसलिए उसके घर तो कभी बुलडोजर नहीं चलता है। या ब्रजभूषण शरण सिंह, ये भी बड़ा सांसद है, यूपी का माफिया डॉन है, जो भी महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार करता था। इसके घर तो कभी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं जाएगा। तो अब इसके यहाँ उसके यहाँ किसी के यहाँ बुलडोजर गिरा इसे कर देना, इससे बात नहीं होती बनती। सवाल है, आगामी लोकसभा चुनाव सर पे है, 2024 का लोकसभा चुनाव, जातियों में फिर से बट गया है उत्तर प्रदेश। राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा होने वाला है इससे?
अब जातियों में तो जैसे यूपी है, बिहार, ये सब तो हमेशा से बटे रहे हैं। यदि यूपी में है तो वहाँ मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी है तो उसका एक दलित वोट बैंक है, या मान लीजिए समाजवादी पार्टी है तो यादव वोट बैंक है, यदि भाजपा है तो उसका एक ठाकुर वोट बैंक है। तो हमेशा से बटा रहता है, और ये जो पार्टियां हैं उसका लाभ उठाने की कोशिश करती हैं, वो वोट बैंक बनाती हैं। उनका समीकरण ही इस पर बनता है। जैसे हमारे बिहार में पलटू राम है तो उनका लवकुश समीकरण है, कुर्मी कोयरी का, या ये लालू यादव का माई समीकरण था। तो जनता को यही समझना होगा कि देखिए इसमें तो आप नेता लोग तो इसका फ़ायदा उठा ही लेते हैं विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, लेकिन जनता को इनसे ऊपर उठ के मतदान करना चाहिए।